नमस्कार दोस्तों। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने अपनी आंसर की निश्चित रूप से कहीं न कहीं से मिलान कर ली होगी और सुनिश्चित रूप से आपको पता भी लग गया होगा कि कौन से प्रश्न का सही उत्तर क्या है। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी बार-बार कमेंट कर रहे थे कि मैं भी एक बार मेरी तरफ से आंसर की बता पाऊँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार मैंने जो भी लेवल फर्स्ट में 25 फरवरी 2023 को मनोविज्ञान के और शिक्षण रीति विज्ञान के प्रश्न पूछे गए लगभग सभी विषयों में, उनको लेकर के एक बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के प्रश्नों की और इसी के साथ पार्ट सेकंड जुड़ा हुआ उसमें हम बात करेंगे मेथड्स के जो प्रश्न पूछे गए उनकी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। दोस्तों पहला प्रश्न जो मेरे पास उपलब्ध है, जो पेपर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये पूछा गया था, सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सक्रिय तो है लेकिन निष्क्रिय नहीं है, इसलिए पहला नहीं हो सकता। निष्क्रिय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकता। शांत प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अधिगम तब होता है जब व्यवहार में अनुभवों के कारण परिवर्तन आता है। और परिवर्तन आता तो ये परिवर्तन कब आएगा दोस्तों? सक्रियता से आएगा। बिना सक्रिय हुए किसी प्रकार के कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए पहला जो हमारा प्रश्न उसका सब एकदम सही आंसर क्या होगा? सक्रिय प्रक्रिया होगा। जैसे कि साटेन ने कहा है, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के आधार पर व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इसका मतलब प्रतिदिन हमारे अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होना जरूरी है अनुभवों से, वो ही अधिगम कहलाएगा। बाकी अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं तो कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, शांत है, निष्क्रिय है, तो फिर अधिगम संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 2 इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब गलत कथन को यहाँ पर चुनना है, सही नहीं है पूछ रहा है ये। तो पहला देखो, रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कैसे संभव हो सकता है? किस तरह से हम डायरेक्ट मस्तिष्क में भर सकते हैं बालक में? हाँ, तो ये पहला इसमें गलत कथन है। दूसरा है, रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। बिल्कुल सही कथन है ये। रचनावाद बाल केंद्रित होता है, ये भी सही है। रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान की स्वरचना के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम सही इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये? सही नहीं है। तो दोस्तों पहला जो विकल्प इसमें दिया हुआ ना, ये विचार रचनावाद उपागम के लिए सही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो दोस्तों बहुत बार हमने पढ़ा है, कई बार मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी है कि लगभग 21 से 25% होता है। जन्मजात जो शिशु होता है ना, उसका अनुपात कितना होता है? लगभग 21 से 25% होता है। कम से कम 21 और अधिकतम 25। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? पहला विकल्प 25। तो जन्मजात शिशु का सिर जो होता है, उसकी लंबाई या उसका आकार जो है दोस्तों, शरीर के कुल अनुपात में अगर हम देखें तो 25% होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, यानी रिद्धिमा ध्यान नहीं लगा सकती पढ़ाई में या किसी काम में, और शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यानी कि उस समायोजन की स्थिति में है वो और शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। तो समायोजन का कौन सा तंत्र है? तो दोस्तों जब व्यक्ति वर्तमान को भुला देता है, हमने पढ़ा हुआ है, वर्तमान को भुला देता है और भूतकाल के अनुसार जाकर के किसी प्रकार का कोई समायोजन करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। उसको हम प्रत्यावर्तन भी कहते हैं और प्रतिगमन भी कहते हैं। तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो देखो, भाटिया बैटरी परीक्षण प्रदर्शन जो होता है ना, इसका भाग नहीं है ऐसा पूछ रहा है ये। तो इसका मतलब कौन कौन सा भाग है? तो इसमें देखो, अलेक्जेंडर का पास परीक्षण उसका भाग होता है,
चित्र निर्माण भी उसमें एक भाग होता है। इसी तरह से पैटर्न ड्राइंग परीक्षण भी उसका एक भाग होता है। कौह का ब्लॉक बिल्डिंग भी उसका भाग होता है। लेकिन वस्तु सम अनुक्रम परीक्षण ये उसका भाग नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न आया था, किसी का भी गलत नहीं हो सकता। स्किनर ने दोस्तों चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया था, लेकिन पावलोव ने जो है अपना प्रयोग कबूतर पर नहीं किया था। पावलोव का प्रयोग किस पर था, कुत्ते पर था। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही जोड़ा नहीं है, गलत जोड़ा है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। तो ये एक परिभाषा है दोस्तों व्यक्तित्व को लेकर के, और ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा दी है दोस्तों केटल ने। केटल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है व्यक्तित्व के लिए कि व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का, यानी किसी परिस्थिति विशेष में जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति अलग अलग व्यवहार प्रकट करता है, उसके आधार पर व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं, तो ये व्यक्तित्व की विशेषता बताने का श्रेय जाता है आर बी केटल को। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने क्या देखा कि रानी नाम की कोई बालिका है, वह सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, उसको सही लेखनी मतलब नहीं है, उसकी सही से लिख नहीं पाती। कुल मिलाकर ये बड़े और छोटे अक्षरों का भेद भी वो नहीं कर पाती है, अक्षर बनाने में भी उसको परेशानी आती है। तो इसका मतलब देखो लेखन से संबंधित प्रॉब्लम हो गई है, और लेखन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों उसको हमने क्या पढ़ा है, अच्छी तरह सबको पता होगा, इसको हमने पढ़ा है डिस्ग्राफिया के रूप में। यानी लेखन संबंधित समस्या जो होती है बालक बालिकाओं को जो सही लिख नहीं पाते वो होती है डिस्ग्राफिया। तो लेखन संबंधित ये अधिगम निर्योग्यता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। किसके अनुसार, कौन से विद्वान ने जिन्होंने कहा है कि अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न था दोस्तों, और ये जो विचार है ये विचार किसके द्वारा दिए गए थे, हेनरी पी स्मिथ के द्वारा, क्रॉ एंड क्रो के द्वारा, बी एफ स्किनर के द्वारा, या फिर गार्डनर मर्फी के द्वारा। तो दोस्तों ये विचार दिए गए थे गार्डनर मर्फी के द्वारा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, गार्डनर मर्फी ने ये विचार दिए थे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, मतलब जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सकारात्मक विचार नहीं है, उसको छांटना है। तो पहला दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। इसके बाद में सकारात्मक विज्ञान की जगह नियामक, तो नियामक नहीं होता, हमने पढ़ा है मनोविज्ञान सामान्य रूप से नियामक नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा सत्य की खोज में रहता है, तो सत्य की खोज में रहता है, बिल्कुल सही है। सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण करता है, ये भी सही है। इसका मतलब बी जो विकल्प है दोस्तों ये इसमें गलत कथन दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला विकल्प इसमें सही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्यों पैदा होती है, केवल वातावरण से, वंशक्रम और वातावरण दोनों से, न वंशक्रम न वातावरण से, केवल वंशक्रम। तो दोस्तों देखो ये होती है वंशक्रम और वातावरण दोनों से। वंशक्रम से भी विभिन्न प्रकार के लक्षण माता पिता के बच्चों में आते हैं, जैसे रंग रूप, लंबाई आदि।
इसके अलावा बुद्धि लब्धि को लेकर के बात करें या फिर हम मानसिकता को लेकर के बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो वंशक्रम से भी प्रभावित होती है। और वातावरण में आने के बाद तो वातावरण तो खान पान है, रहन सहन है, क्षेत्र है, ये सब अपने प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो सुनिश्चित रूप से वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है व्यक्तिगत विभिन्नता में। यहाँ तक कि लैंगिक भिन्नता जो पाई जाती है वो 100% वंशक्रम से होती है। पोषण संबंधित भिन्नता पाई जाती है वो वातावरण से संबंधित होती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अब प्रश्न है मेथड्स के। अब तक हम बात कर रहे थे वो थे दोस्तों मनोविज्ञान के, और अब ये प्रश्न है आपके मेथड्स के, यानी कि शिक्षण रीति विज्ञान जो है उससे संबंधित क्या प्रश्न आपको पूछे गए। शिक्षण रीति विज्ञान, यहाँ पर ये देखा गया दोस्तों कि मनोविज्ञान में तो बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं थे। हाँ, बस थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं होकर के थोड़े घुमाए हुए थे, तो उसको लेकर के तो ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, और लगभग सभी ने एकदम सही भी किया होगा। अब शिक्षण रीति विज्ञान में कुछ थोड़े से जटिल प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन वो भी इतने जटिल नहीं थे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते तो कर पाते। तो देखते हैं दोस्तों शिक्षण रीति विज्ञान में क्या क्या प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा क्रमशः आ गया है 12 नंबर, जो शिक्षण रीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित करते हैं। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो ये शैक्षिक परिदृश्य का प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन ये रीति विज्ञान का भी प्रश्न है, क्योंकि एक बालक जो होता है ना, उसकी पढ़ाई को लेकर के, शैक्षणिक वातावरण को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। तो दोस्तों ऐसे बालकों को किस रूप में परिभाषित हम कर पाएंगे। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और गरीबी रेखा के नीचे भी नहीं कर पाएंगे, दुर्बल वर्ग में भी। तो ये होगा दोस्तों अलाभान्वित या असुविधाग्रस्त बालक। ऐसे बालक जो अलाभान्वित है और जिनको सुविधाएं नहीं मिली है, ऐसे बालकों के रूप में इनको हम जानेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। शैक्षिक अनुप्रयोग में यानी कि जब हम शैक्षिक प्रकार के किसी कार्य से गुजर रहे हैं या बालकों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कुल मिलाकर के, तो वहाँ पर अपनी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। निउद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य की तो ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है दोस्तों। शिक्षण कार्य उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है, तो ये कैसे हो सकता है। जटिल से सरल की ओर बिल्कुल नहीं, हमेशा सरल से जटिल की ओर जाना होता है। सीखने में अधिक समय लगाने वाली, ऐसा भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर सबसे सही आंसर है सरल से जटिल की ओर। ये शिक्षण सूत्र हमने पढ़ा है, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा कि जब भी शिक्षण कार्य किया जाए तो सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ा जाए। तो राइट आंसर होगा इसका डी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते समय किस सूत्र का पालन किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, तो दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री का पालन करते हैं, सीधी सीधी बात है। दृश्य का मतलब मूर्त रूप में है, वो दृश्य का मतलब क्या है, मूर्त रूप में है, और मूर्त रूप के आधार पर अमूर्त को दिखाना। जैसे ग्लोब से पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करते हैं, ग्लोब से पृथ्वी गतियों के बारे में क्लास में मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि इसको अगर आता है कि मूर्त से अमूर्त का उदाहरण, तो ग्लोब इसका एक सबसे सटीक उदाहरण है। यानी ग्लोब मूर्त होता है, उसके आधार पर जिसको हम देख नहीं सकते, पृथ्वी घूम रही है उस चीज़ को, या पृथ्वी अपने परिक्रमण या परिभ्रमण कर रही है, उसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम इसके आधार पर समझा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जैसे ग्लोब के आधार पर पृथ्वी की गतियों को बताना। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये संरचनात्मक मूल्यांकन में होता नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं। मानदंड है तो पहले ही उसमें हो जाएगा। इसके बाद में मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। मानक संबंधित जो मूल्यांकन होते हैं उसमें निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये योगात्मक मूल्यांकन में होता है, ठीक है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देश के दौरान परीक्षण का उपयोग नहीं दोस्तों, तो इसका मतलब इसमें सी सही हो जाएगा। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहता है। यानी कि सभी प्रश्नों का समान हो गया मान लो स्तर, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई कौन सा फेल हो रहा, कौन सा पास हो रहा, कौन सा फर्स्ट आ रहा, कौन सा सेकंड आ रहा। यानी कि एक बालक जो है
वो प्रतिभाशाली है, एक बालक उसके अंदर जो है वो कमज़ोर है, एक बालक सामान्य है, इसका पता कैसे चलेगा भाई? इन सब का पता चलाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का स्तर होना चाहिए, ताकि कुछ प्रश्नों को केवल प्रतिभाशाली बालक कर पाएँ हैं, कुछ को सामान्य और कमज़ोर बालक भी कर लें। तो इसका मतलब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभेदकारिता। अगर ऐसी कोई प्रश्नावली है दोस्तों जिसमें प्रश्नों का स्तर समान है, तो कौन से गुण की कमी है उसके अंदर? विभेदकारिता नामक गुण उसमें नहीं है, उसका अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रश्न बहुत सही थे, थोड़ा सा अगर मन लगाकर किया जाता तो। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? आपकी कक्षा के जो कुछ विद्यार्थी हैं उनमें गणित से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो देखो, निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ लेंगे। अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, एक शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग नहीं होता भाई, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो सूत्र ही गलत दिया हुआ है। आगे देखिए, उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे, कैसे संभव है? जो बालक निराशावादी है, जो बालक नकारात्मक है, वो नए आयाम कैसे स्थापित कर सकता है? सृजनात्मक बालक तो फिर भी कर सकता है। इसका मतलब ए बी सी तीनों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। बस यही हमारे पास में एक उपाय बचता है दिए गए विकल्पों में से, जिसको हम सही मान सकते हैं, तो वो है दोस्तों डी। तो हमें शिक्षण विधियों में सुधार करना पड़ेगा, ताकि बालक की जो अरुचि है विषय के प्रति वो दूर हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कौन सा परीक्षण इसमें सहायक है? देखो, मान लीजिए कमज़ोर बालक है कोई भी, उसकी कमज़ोरी के क्षेत्र को, यानी कमज़ोरियों का पता लगाना अपने को, तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण में तो हम समस्यात्मक बालकों की पहचान करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। योगात्मक परीक्षण भी इसमें नहीं होगा, निर्माणात्मक परीक्षण भी नहीं होगा। इसमें होगा दोस्तों निदानात्मक परीक्षण। क्यों होगा? क्योंकि निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसके द्वारा हम बालकों की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं, और समस्याओं के कारणों का पता लगा करके फिर इसके बाद में हम कारणों को दूर करते हुए क्या करते हैं भाई? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण करते हुए हम उनको वापस सिखाने का प्रयास भी करते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए क्या हो गया दोस्तों? कारणों का पता लगाने के लिए कारणों को जानना, ये किस में आता है हमेशा? ये आएगा निदानात्मक परीक्षण में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न बड़ा जो है विचित्र प्रकार से दिया हुआ है। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, ये प्रश्न 99% जो है डिलीट होगा, 99% इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना है। अब क्यों डिलीट होने की संभावना है ये आप समझिए। यहाँ पर अगर ये सीधा सीधा देता कि पढ़ाते समय खोज विधि का उपयोग या खोज उपागम का उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाता H.E. आर्मस्ट्रांग, क्योंकि इन्होंने खोज विधि को दिया है, अन्वेषण विधि को दिया है, ह्यूरिस्टिक विधि को दिया है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, दोबारा समझिए। शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? तो दोस्तों ये काम जेरोम ब्रूनर ने भी किया है। अधिगम के क्षेत्र में खोज के आधार पर यदि हम बालकों को सिखाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखता है, और वो जो है निर्मितिवाद का जो विचार है, उस निर्मितिवाद के विचार में इन्होंने इसका उपयोग किया। इसका मतलब ये देखिए कि अधिगम की बात आती है तो जेरोम ब्रूनर भी सही है, और शिक्षण की बात आती है तो उसके अंदर H.E. आर्मस्ट्रांग भी सही है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है अब बोर्ड और प्रश्न पत्र बनाने वाले पर। यहाँ पर भी 99% तो ये प्रश्न डिलीट होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि डिलीट करना चाहिए। दोनों ही तरह के विद्यार्थी हैं, कुछ ने ये किया होगा, कुछ ने ये किया होगा। दूसरे नंबर पर अगर डिलीट नहीं होता है तो फिर दोस्तों ज़्यादा संभावना इसकी बनती है जेरोम ब्रूनर मानने की, क्योंकि यहाँ पर ये शिक्षण अधिगम को लेकर के बात कर रहा है। तो यहाँ पर फिर अगर 1% इसको मान लिया जाता सही,
तो दोस्तों उसमें लगभग 60% तो मैं ये मानूंगा कि जेरोम ब्रूनर सही होगा और 40% इसके अंदर क्या सही होगा, H.E. आर्मस्ट्रांग। ये स्थिति इस प्रश्न की है। तो थोड़ा ये प्रश्न ऐसा दोस्तों, इसमें दोनों उत्तर हैं। क्या सही मानता बोर्ड, ये देखने वाली बात है। बाकी कायदे से ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ही नाम दिया जाता तो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाता। तो ये था दोस्तों इसका आंसर। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 20 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है, रेडियो श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, यानी जिसमें हम सुनकर के अधिगम प्राप्ति करते हैं, अधिगम विकास करते हैं, तो वो ये तीनों हैं। लेकिन एपिडास्कोप जो है ये क्या है, दृश्य सामग्री है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हमें ध्यान रहे दोस्तों, ये 3 श्रव्य सामग्री, एक दृश्य सामग्री। बहुत आसान प्रश्न था, लगभग सभी ने सही किया होगा। अगला प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपद समीकरणों को हल करने के लिए उपयुक्त में से कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी सहायक सामग्री जिसका उपयोग करेंगे दोस्तों। तो वर्गात्मक और युगपद समीकरणें जब आ जाती है ना, तो उसके लिए सामान्य रूप से ग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, ग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड है, लिंगवा फोन है, जादू की लालटेन है, इनका नहीं होगा, इसमें ग्राफ का ही उपयोग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कागज़ फ्लैनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। दोस्तों फ्लैनेल बोर्ड के पीछे क्या होता है, एक खुरदरा कागज़ लगाया जाता है। खुरदरा, उसकी विशेषता होती है कि उससे क्या होता है, चित्रों को आसानी से चिपकाया जा सकता है और फिर उसको आसानी से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह का जो खुरदरा कागज़ होता है ना, उसको वैसे जो जनरली हम भाषा में बोलते हैं तो रेजमाल कागज़ बोलते हैं, रेजमाल कागज़। अब यहाँ पर उसका नाम जो दिया हुआ ना, वो दिया हुआ रेगमाल। तो रेजमाल कागज़ के नाम से वो मिल जाता है मार्केट में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेगमाल कागज़। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसा भी आपको लगेगा, कुछ लोगों ने इसका जवाब ऐसे भी सोख्ता कागज़ बताया, लेकिन सोख्ता कागज़ नहीं होता। सोख्ता कागज़ जो होता है ना, वो तो किसी विशेष प्रकार के शुष्क वातावरण के लिए होता है, शुष्कता के लिए होता है। जबकि ये खुरदरा कागज़ होता है, जिस पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, खुरदरी चीज़ के ऊपर हम किसी भी चीज़ को आसानी से चिपका सकते हैं और प्लेन के ऊपर हम नहीं चिपका सकते, समझ सकते हैं ना। तो उस आधार पर ये खुरदरा कागज़ ही उपयोग में लाया जाता है। और ऊपर खादी का कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा भी उस पर लगाया जा सकता है, एक नमदे टाइप उस पर लगा दिया जाता है, जिससे वो आसानी से चिपक जाए और ज़रूरत पड़ने पर हटा लिया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न है दोस्तों ये वाला, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं में करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर रेटिंग बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं होगा, ये दो तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। रेटिंग अलग चीज़ होती है, रेटिंग का मतलब विशेष रूप से भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग होता है, और इसमें जो इस तरह के माप होते हैं ना, मीटर में हुआ, इंच में हुआ, किलोग्राम में हुआ, उनके लिए इसका उपयोग होता है। ग्रेडिंग का मतलब होता है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं। अब अपने पास दो विकल्प बचे, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। तो दोस्तों बिंदु विधि एक ऐसी विधि होती है, जहाँ तक मेरा मानना है इसके अंदर, अब बोर्ड क्या मानता है, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर इसके अंदर बिंदु विधि होगा। क्योंकि बिंदु विधि में क्या होता है दोस्तों, जो उत्तर की जांच करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको एक विशेष प्रकार की सारणी दी जाती है, जिसमें 2, 5, 4 बिंदु दे दिए जाते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर अंकन करना है। जैसे पहले बिंदु में क्या क्या आ जाए तो इतने नंबर देने हैं, दूसरे में क्या क्या आ जाए तो इतने देने हैं, ऐसे करके वो एक बिंदु का आरेख दिया हुआ होता है। और बिंदु कुछ खास 4-5 बिंदु दिए होते हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करना होता है, परीक्षण करना होता है या मापन करना होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जो है बिंदु विधि ही होगा। कुछ प्रतिशत विधि के लिए भी सोचा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो ये मानता हूँ कि 99% इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिंदु विधि, क्योंकि बिंदु विधि में ही इस तरह का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, चित्रों की आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर, चित्रों की आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं, इस बोर्ड को क्या कहते हैं।
श्यामपट्ट बोर्ड बिल्कुल नहीं कहते, हरित बोर्ड नहीं कहते, नोटिस बोर्ड नहीं कहते, फ्लैनेल बोर्ड। अभी एक पिछले प्रश्न में भी हम बात कर रहे थे दोस्तों, लगभग वही बात यहाँ पर है। ये बार बार फ्लैनेल बोर्ड का प्रश्न 2-3 प्रश्न आ गए आपके एक में ही। तो ये फ्लैनेल बोर्ड का मतलब क्या है, ये चित्रों को चिपका करके ज़रूरत के अनुसार लगा लेते हैं, फिर ज़रूरत होती है तो हटा देते हैं। एक क्लास में टीचर पढ़ाएगा, फिर दूसरी के अंदर पढ़ाने के लिए भी इनका उपयोग कर लेगा, तो ये फ्लैनेल बोर्ड के अंदर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो ड्रेकाली विधि आती है दोस्तों मानसिक विकार और मंदबुद्धि बालकों के लिए, मंदबुद्धि और मानसिक विकार वाले बालकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट है यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझा सकता, विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होती है? दोस्तों परीक्षा उपागम जो है इसके अंदर क्या होता है, फिक्स है इसके अंदर कि शिक्षक जो होता है ना, वो बालकों के लिए जो काम करता है, शिक्षक बालकों के लिए जो काम करता है वो करता है एक तो व्यवहार को आसान बनाने में, व्यवहार को क्या करने में, सरल बनाने में काम करता है, और दूसरे नंबर पर वो बालकों के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करता है, यानी उनको प्रेरणा देता है काम करने की। अब यहाँ पर जिस विकल्प के अंदर ये दोनों बातें सिद्ध हो रही है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अनुदेशक एवं अभिप्रेरक तो नहीं होगा क्योंकि वो अनुदेशक नहीं होता है। सहजकर्ता, तो दोस्तों सहजकर्ता में ये बात स्पष्ट हो रही है। सहजकर्ता का मतलब हो गया व्यवस्थाओं को सुलभ करवाने वाला, आसान बनाने वाला, ठीक है, तो सहजकर्ता के रूप में होगा। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक और अनुदेशक नहीं होगा, और ये अनुदेशक एवं सहजकर्ता, तो अनुदेशक नहीं होगा इसमें। तो जिसमें अनुदेशक शब्द आ गया वो बिल्कुल नहीं होगा, कुल मिलाकर ये है। तो यहाँ पर डी में भी अनुदेशक आ गया, इसमें भी आ गया और पहले में भी आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। केवल बी ऐसा विकल्प बच रहा है जिसमें अनुदेशक शब्द नहीं है, इसलिए ये राइट हो गया। तो यहाँ पर ये सुविधा प्रदाता होता है एक प्रकार से, और अभिप्रेरक होता है। नेक्स्ट है वाचन की विश्लेषणात्मक विधि। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? असंगत विधि पूछ रहा है ये। तो वाक्य विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि और देखो और बोलो विधि, देखो और बोलो विधि। तो ये दोस्तों ये तीनों तो जो है एक प्रकार की है, एक तरह से गद्यात्मक प्रकार की विधियां हैं, और वाचन से संबंधित वाक्य, कहानी और देखो बोलो में आ जाएगा वाचन, लेकिन ध्वनि विधि ये अलग प्रकार की है। तो यहाँ पर ये ध्वनि विधि जो है ये कविता पाठ के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली विधि है, तो यहाँ पर ध्वनि विधि जो है अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? यानी परिचर्चा करते हुए, आपस में चर्चा करते हुए बालकों को अगर पढ़ाएं तो क्या क्या पढ़ा सकते हैं चर्चाओं में? तो देखो आधुनिक भारत में जीना, ये चर्चा करके पढ़ा सकते हैं हम। चर्चा करते रहें बच्चों से, इधर उधर की जो बातें हैं विभिन्न मुद्दों पर, बालकों से भी सुने, बालकों को भी बताएं, तो कर सकते हैं। यूएनओ एवं विश्व शांति, इस पर भी हम चर्चा द्वारा पढ़ा सकते हैं। इसके बाद में सौर मंडल को नहीं पढ़ा सकते, और भारत में विदेश नीति को पढ़ा सकते। सौर मंडल हो जाएगा दोस्तों इसमें, इसलिए हो जाएगा कि सौर मंडल को हम चर्चा से नहीं पढ़ा सकते, उसको मॉडल बना करके पढ़ाना पड़ेगा। सौर मंडल को पढ़ाने के लिए हमें सौर मंडल का एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और मॉडल बना करके उस मॉडल के आधार पर चीज़ों को समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा लेवल फर्स्ट का जो पेपर आया उसके अंदर पूछे गए प्रश्न। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोचेंगे कि अब बहुत देरी से इसके आंसर की बताइए, लेकिन मेरा उद्देश्य अभी आंसर की बताना नहीं था। अभी उद्देश्य था कि कौन सा उत्तर इसमें सही हो सकता है और क्यों हो सकता है, वहाँ तक हमने बातचीत की है। और जहाँ तक मेरा मानना दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा है जो मैं बता भी चुका हूँ, जो डिलीट होने की संभावना मेरे हिसाब से रखता है, बाकी ऑल ओवर ठीक है। पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा, और एक बार आप फिर से मिलान कर लेंगे तो आपको और जो है पता लगेगा कि जो आप लोग करके आए वो कहाँ तक ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस चैनल को पसंद करते हैं और समय समय पर इससे जारी होने वाली जानकारियों को लेते रहते हैं। थैंक यू।